क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी अपने एक लोन की ईएमआई दूसरा लोन लेकर चुका रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रोमिल कुलश्रेष्ठ, फाउंडर प्रोलोन्स फिनकॉर्प प्रोलोन्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप लोग भी तो लोन के भंवर जाल में नहीं फंसते जा रहे हैं? एक लोन, दूसरा लोन, तीसरा लोन, लोन पे लोन, उसके बाद में स्ट्रेस्ड अकाउंट होना, ईएमआई बाउंसिंग होना, डिफ़ॉल्ट शुरू होना और उसके बाद में एनपीए। दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों आपके साथ में इस तरह की स्थितियां बनती हैं, क्यों आप एनपीए के कगार तक पहुंच जाते हैं। एक तरफ तो भारत सरकार एमएसएमईज़ को और व्यापारी वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अनवरत प्रयासरत है, और वहीं दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग अपने कुछ गलत निर्णयों के कारण या किसी गलत एडवाइस के कारण एनपीए के कगार तक पहुंचता जा रहा है। अपने बिजनेस को, अपने लोन अकाउंट्स को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां से वापस आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और या फिर वापस आना नामुमकिन हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या स्थितियां हैं जो हमारे अकाउंट में ईएमआई बाउंसिंग, सब स्टैंडर्ड अकाउंट और एनपीए जैसी चीज़ों को लाकर खड़ा कर देती हैं। ये स्थितियां कब बनती हैं, क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं? कुछ रीजंस हैं। अगर हम उन रीजंस की बात करें तो इल डिफाइंड पर्पस ऑफ बोरोइंग, बोरिंग पर्पस फेलर, ऑप्टिमिस्टिक बोरोइंग, इंपल्सिव बोरोइंग, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, नॉन कैलकुलेटिव बोरोइंग, फ्रीक्वेंट बोरोइंग। ये कुछ इस तरह के रीजंस हैं जिनके कारण हमारे लोन्स में इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ऑल्दो ये सभी कारण ऐसे हैं जिन्हें हम पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकते हैं, पार्शली दोष दिया जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि ये वो कारण हैं जो कि हमारे लोन को डिफ़ॉल्ट, एनपीए, सबस्टैंडर्ड बनाने में उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इल डिफाइंड पर्पस ऑफ बोरोइंग। आपने कोई लोन लिया, उस लोन को लेने का जो आपका पर्पस है वो पर्पस ऐसा है जो आपको किसी भी तरीके का कोई रिटर्न नहीं देता है। आपके लोन पर तो ब्याज जा रहा है, लेकिन उससे जो आपने असेट क्रिएट की है उस असेट से आपको किसी भी तरीके का कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आपका पर्पस डिफाइंड नहीं है, गलत तरीके से डिफाइंड है। बोरिंग पर्पस फेलर, आप किसी ऐसे पर्पस के लिए लोन लेते हैं जिससे कि आप अपने लोन की इंटरेस्ट सर्विंग भी कर सकते हैं, इजीली पे कर सकते हैं, लेकिन वो पर्पस फेल हो जाता है। ऑप्टिमिस्टिक पर्पस ऑफ बोरोइंग, ऑप्टिमिस्टिक पर्पस ऑफ बोरोइंग की अगर हम बात करते हैं तो सपोज कीजिए एक बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल व्यापारी है, सीज़न का टाइम है, दिवाली आने वाली है, तो सोचा कि मैं लोन ले लेता हूँ, हैवी स्टॉक ले लेता हूँ, साल भर की कमाई एक महीने में एक सीज़न के अंदर कर लूँगा। लेकिन कुछ इस तरह की कंटिजेंसीज हो जाती हैं कि स्टॉक डेड स्टॉक में तब्दील हो जाता है, रिटर्न उस मुताबिक आ नहीं पाता और स्थितियाँ वापस ख़राब होने लग जाती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इम्पल्सिव बोरोइंग की। कुछ व्यापारी हैं जो बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं लोन के लिए, बहुत ही जल्दी लोन लेना चाहते हैं। कोई लोन के लिए बात करता है तो ठीक है मैं ले लेता हूँ, बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं। ईजी अवेलेबिलिटी लोन की इतनी है कि दिन में 50 कॉल आते हैं, 20 लोग घर पर आ जाते हैं, दुकान पर आ जाते हैं लोन के ऑफर्स करने के लिए, और आप सबको हाँ कर देते हैं। जितना ज़्यादा लोन मिल सके उतना बटोर लो, पता नहीं फ्यूचर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे हम हमारे लोन्स को, हमारी बिज़नेस को बहुत स्ट्रेस में पहुंचा देते हैं। नॉन कैलकुलेटिव बोरोइंग्स, बिना कैलकुलेशन किए हम लोन्स ले लेते हैं कि कितना ब्याज है, हमारे बिज़नेस का रिटर्न कितना आएगा, लोन पे ब्याज कितना देना है, इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कैलकुलेशन नहीं की जाएगी तो हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फ्रीक्वेंट बोरोइंग, आप इतनी जल्दी लोन लेते हैं, एक लोन लिया, उसको ट्रांसफ़र कराया, उसको वापस ट्रांसफ़र कराया, साल में 4 बार लोन को घुमा देते हैं ट्रांसफ़र करा के। थोड़ा अमाउंट लेते हैं लेकिन बहुत सारा ब्याज और प्रोसेसिंग फ़ीस और लोन एक्विजिशन कॉस्ट पे कर देते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, ये वो सारे कारण हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सारे कारण कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं आपके लोन अकाउंट्स को एनपीए या डिफ़ॉल्ट तक पहुँचाने के लिए। पूरी तरह से दोष इन्हें नहीं दिया जा सकता है। हम समझते हैं कि ये स्थितियाँ किस तरीके से बनती हैं, कैसे बन रही हैं ये स्थितियाँ, क्यों हो रही हैं ये सब स्थितियाँ कि हमें एनपीए का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस की या किसी भी व्यक्ति की, इंडिविजुअल की, किसी भी सैलरीड आदमी की एक रीपेइंग कैपेसिटी होती है जिसे हम कंफर्टेबल रीपेइंग कैपेसिटी यानी सीआरसी कहते हैं। उस व्यक्ति की जो सरप्लस इनकम है, मंथली सरप्लस इनकम या एनुअल सरप्लस इनकम, ये सीआरसी उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है। अगर वो व्यक्ति अपनी ईएमआईज़ को इस सीआरसी के अंदर रखता है तो कभी भी उसको एनपीए या स्ट्रेस अकाउंट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर
वो अपनी ईएमआईज़ को उस सीआरसी से इंक्रीज कर देता है, तो उस व्यक्ति की एक थ्रेशहोल्ड रीपेइंग लिमिट होती है। वो अगर अपनी थ्रेशहोल्ड रीपेइंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है तो उसका अकाउंट थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, और अगर वो अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी को क्रॉस कर देगा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका अकाउंट एनपीए हो जाए, स्ट्रेस में आ जाए, सब स्टैंडर्ड हो जाए, क्योंकि उसके बाद में उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। सारी स्थितियां, परिस्थितियां उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। ये वो रेत है जो हाथ से फिसलती जा रही है और आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। हम इसको डिटेल में समझते हैं। वर्मा जी एक बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है उनका, और सरप्लस इनकम उनकी 2 लाख रुपए हर महीने की है। ये उनकी सरप्लस इनकम है, 2 लाख रुपए। अब अगर मैं उनकी सीआरसी की बात करता हूं तो हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उनकी 80,000 रुपये सीआरसी यानी कंफर्टेबल रीपेइंग कैपेसिटी है। वो 80,000 रुपये तक बहुत ही आराम से पे कर सकते हैं एज ईएमआई और उनकी थ्रेशहोल्ड लिमिट है 1,20,000 रुपये, यानी कि 1,20,000 रुपये तक की ईएमआई अगर वो पे करते हैं तो बहुत ही हल्का सा स्ट्रेस महसूस करेंगे, लेकिन कंफर्टेबली पे करते रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा क्रॉस करते हैं तो वो एक बस्टिंग जोन है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि शर्मा जी किराए के मकान में रहते हैं, 40,000 उसका किराया वो पे करते हैं। सोचा, बीवी ने बोला कि हम एक मकान ले लें खुद का तो अच्छा रहेगा। शर्मा जी को बात जच गई, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, सब कुछ कंफर्टेबली चल रहा है, तो एक मकान ख़रीद लिया जाए। मकान की बात हुई तो उसकी किश्त लोन की 80,000 रुपये बनती है। शर्मा जी ने सोचा कि 40,000 रुपये मैं सरप्लस में से निकाल लूँगा और 40,000 का मेरा किराया बचेगा, तो मैं 80,000 रुपये पे कर दूँगा। लोन अवेल कर लिया गया और 80,000 की ईएमआई शुरू हो गई। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो उनकी सीआरसी है 80,000 रुपये, इसमें से 40,000 रुपया उनकी किश्त में जा रहा है। 40,000 वो रेंट से पे कर रहे हैं और 40,000 यहाँ से चला गया। अभी भी शर्मा जी की सीआरसी में 40,000 रुपया सरप्लस है, यानी वो 40,000 रुपये का लोन और लेंगे तो भी बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। बिज़नेस अच्छा चल रहा है। अपने मैनेजर से राय मशवरा किया कि सर थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, किसी दूसरी लोकेशन पे भी काम शुरू करते हैं, लेकिन इंस्टेंट फंड की ज़रूरत है, तो एक लोन ले लिया जाए। शर्मा जी ने एक लोन और ले लिया जिसकी ईएमआई कुछ 50,000 रुपये थी। अब जैसे ही उन्होंने ये 50,000 रुपये की ईएमआई वाला लोन लिया तो वो अपनी सीआरसी को क्रॉस कर गए और वो स्ट्रेस जोन में आ गए, यानी कि अब उनकी ईएमआई 40,000 प्लस 50,000 90,000 हो गई। इनकी सीआरसी 80,000 है, थ्रेशहोल्ड लिमिट 1,20,000 है। अब 90,000 ये स्ट्रेस जोन में आ चुके हैं, लेकिन ये स्ट्रेस जोन की इनिशियल स्टेज में है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, काम कंफर्टेबली चल रहा है। अब अचानक त्योहारों का भी सीज़न आता है। हर साल 3-4 बार त्योहारों का सीज़न तो हिंदुस्तान में आता ही है, और व्यापारी वर्ग के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसको एनकैश करना हर कोई व्यापारी चाहता है। एक सीज़न आता है और उस सीज़न में साल भर की कमाई देकर चला जाता है। सीज़न आया दिवाली का, वापस बातचीत हुई कंपनी के लोगों के साथ में, बिज़नेस में जितने भी इनके मैनेजर्स हैं उन सब के साथ में बात हुई, तो बोले कि स्टॉक कर लिया जाए, दिवाली का सीज़न है, सेल अच्छी होगी और हम बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक और लोन ले लिया शर्मा जी ने। ये लोन शर्मा जी ने लिया तो इसकी ईएमआई 40,000 है। 40,000 की ईएमआई और ली तो शर्मा जी की ईएमआई अब हो चुकी है 1,30,000, यानी ये अपनी थ्रेशहोल्ड लिमिट ऑफ रीपेमेंट कैपेसिटी को क्रॉस कर गए हैं। अब ये बस्टिंग जोन में आ चुके हैं। कोई बात नहीं, जैसे तैसे स्ट्रेस करके ईएमआई पे कर रहे हैं। सीज़न में काम चल नहीं पाया, खुदा न खास्ता स्टॉक डेड स्टॉक में तब्दील हो गया, क्योंकि ज़्यादा सेल नहीं हो पाई, जितना कि सोचा था, जो प्रोजेक्शंस लिए थे उस हिसाब से हो नहीं पाई। ऑप्टिमिस्टिक बाइंग बोरोइंग की थी बेसिकली इन्होंने, बट वो रिज़ल्ट नहीं आ पाया। अब शर्मा जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, क्योंकि बस्टिंग जोन में जो अमाउंट है वो अमाउंट बिजनेस में इन्फ्यूज़ करने के लिए था। अब शर्मा जी को बिजनेस भी संभालना है और ईएमआईज़ भी देनी है। किसी ने सलाह दी शर्मा जी को, किसी एजेंट ने सलाह दी कि और लोन ले लो, लोन का रीपेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा जी ने उठा के एक लोन और ले लिया, 20,000 की किश्त उस लोन की आ गई। बस्टिंग जोन में
और आगे तक बढ़ गए शर्मा जी। अब स्थिति ये बन गई कि शर्मा जी लोन ले रहे हैं, ईएमआई पे कर रहे हैं, बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन बिजनेस भी थोड़ा स्ट्रेस में है और शर्मा जी का मेंटल स्ट्रेस है और साथ में लोन भी स्ट्रेस में है। कुछ समय बाद स्थिति ये आ गई कि बैंकों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको और लोन नहीं देंगे, आप ओवरबर्डन्ड हो चुके हैं। अब इस स्थिति में शर्मा जी के पास एक धर्म संकट आ गया, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। बिजनेस में पैसा डाला जाए या वो पैसा ईएमआई में चुकाया जाए। कोई भी व्यापारी वर्ग ईएमआई और बिजनेस में सबसे पहले बिजनेस को चूज़ करता है। तो वही सोचता है कि बिजनेस अच्छा चलेगा तो ईएमआई बाद में भी पे हो जाएगी। शर्मा जी ने भी यही किया, बिजनेस में पैसा डालना शुरू किया और उनकी ईएमआई धीरे धीरे बाउंस होना शुरू हो गई। कभी एक ईएमआई, दो ईएमआई बाउंस और बाउंसिंग का सिलसिला इस तरह से चलता गया और दिमाग में प्रेशर इतना बढ़ता गया कि बिजनेस पे भी कंट्रोल कम होता चला गया फंड अरेंजमेंट के लिए, और ईएमआईज़ भी बाउंस होती चली गई और धीरे धीरे सामने उनको एनपीए का बोर्ड नज़र आने लग गया। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, कोशिश करें कि आप जितनी भी ईएमआई अपनी बनाते हैं, जितने भी लोन अवेल करते हैं, उनमें आपकी कंफर्टेबल रीपेमेंट कैपेसिटी को क्रॉस ना करें, स्ट्रेस जोन में भी ना जाएं, और अगर बहुत ही ज़रूरी है तो स्ट्रेस जोन में जाएं, लेकिन टीएलआरसी और सीआरसी के मिड में कहीं रुकें, इसके ऊपर क्रॉस ना करें। और बस्टिंग जोन में जाने का मतलब तो आप समझ लीजिए कि खतरा है और खतरा ही है। दोस्तों अगर आप अपनी सीआरसी के अंदर अंदर अपनी ईएमआईज रखते हैं तो किसी भी तरीके की कंटिंजेंसीज, इमरजेंसीज के लिए आप अपने आप को तैयार रख सकते हैं, आप संभल सकते हैं, आपके पास में बफर बना हुआ है। लेकिन अगर आप अपने बस्टिंग जोन में हैं या फिर आप अपने स्ट्रेस जोन में हैं और किसी तरह की कोई कंटिंजेंसीज आ जाती हैं तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये कोरोना लॉकडाउन। कोरोना लॉकडाउन में जो व्यक्ति अपने स्ट्रेस जोन में थे या जो अपने थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुके थे, सब ने मोरेटोरियम लिया है। कुछ तो ऐसे थे जो मोरेटोरियम से पहले ही ईएमआई बाउंस करा कर बैठे थे और मोरेटोरियम आ गया तो उनको लगा कि अच्छी चीज़ हो गई है। लेकिन असल बात तो ये है कि वो ऑलरेडी बस्टिंग जोन में बैठे थे। ये एक ऐसा बबल है जो कभी भी फूट सकता है। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे रहते हैं लेकिन सीआरसी से ऊपर रहते हैं तो भी कुछ चांसेस हैं कि आप लड़खड़ाएंगे, संभलने की कोशिश करेंगे और समहाउ संभल जाएंगे। बट बस्टिंग जोन में जाने के बाद में संभलना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों हर बिजनेस का मॉडल अलग होता है, हर बिजनेस का रेवेन्यू मॉडल अलग होता है, हर बिजनेस का प्रोसेस अलग होता है, प्रोसीजर अलग होता है। लेकिन आप गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा, हर बिजनेस का एनपीए होने का जो पैटर्न है वो सेम होता है। एक ही पैटर्न होता है जिस पैटर्न पे जाकर उसके लोन अकाउंट्स एनपीए हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप अपनी सीआरसी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, और अगर बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हैं और बहुत ही कैलकुलेटिव बोरिंग आप कर रहे हैं तो आप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अंदर रहें, लेकिन आप अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रीपेइंग कैपेसिटी को क्रॉस ना करें कभी भी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में मैं बहुत ही ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूं जिनमें मैं डिटेल में बताऊंगा इम्पल्सिव बोरोइंग के बारे में, नॉन कैलकुलेटिव बोरोइंग के बारे में, फ्रीक्वेंट बोरोइंग्स के बारे में, ऑप्टिमिस्टिक बोरोइंग्स के बारे में, बीटी कैलकुलेशन के बारे में कि लोन को कब किस मौके पर बैलेंस ट्रांसफ़र कराना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।